वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। बिना किसी इस पे लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री which deals with the resolution, separation, identification, determination, quantification, purification of a given substance or a sample. बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये वर्ड में दिया है एनालाइज करना। जो भी चीज़ है फार्मास्यूटिक्स के अंदर यानी कि फार्मेसी के अंदर आती है उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसे हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है। उसके अंदर क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, कोई भी सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करना, या फिर जो अलग अलग सैंपल होते हैं उनको सेपरेट करना। डिटर्मिनेशन, कोई भी सैंपल को डिटरमाइन करना, सब्सटेंस को डिटरमाइन करना, उनकी क्वांटिटी मेजर करना, फिर उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकालना और उसको प्यूरिफिकेशन यानी कि प्यूरिफाई करना, इम्प्योरिटीज निकाल के कोई भी सब्सटेंस और सैंपल का। ओके, सो व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप क्या है? ये मोस्टली एक एक मार्क के लिए पूछा जाता है, देख लेना एक बार। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस: एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहला क्या होता है? रॉ मटेरियल ही होता है जिससे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सैंपल बनता है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन करेंगे रॉ मटेरियल का। एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सैंपल्स, जो भी अलग अलग सैंपल्स होते हैं ड्रग के, उसके ऊपर एनालिसिस करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सैंपल। देखो, क्वालिटेटिव यानी उसकी क्वालिटी चेक करना, जो कि होता है ना क्यूए क्यूसी, सुना रहेगा ये जो पोस्ट होते हैं ना, क्वालिटी एश्योरेंस करके, तो वो सब में ये आता है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनकी क्वांटिटी मेजर करना। यार मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी भी नहीं जाना चाहिए, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी जाना चाहिए, तो इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद आता है डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज बाय केमिकल एनालिसिस। जो भी डिजीजेस है अलग अलग टाइप के, उसकी डायग्नोसिस करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनालिसिस। एनालिसिस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके अंदर केमिकल एनालिसिस मेथड से अलग अलग डिजीजेस को डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। रेडियो एक्टिव कंपाउंड तो सबको पता होगा, तो उसका डिटर्मिनेशन करना, उसको फाइंड करना, उसको डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर, जो भी अलग अलग सैंपल होते हैं वाटर के, उसको डिटरमाइन करना। ये कुछ स्कोप्स दिए हैं यहाँ पे, एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत छोटे छोटे। नाउ डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, अलग अलग जो टेक्निक होते हैं एनालिसिस के, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहला आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। It is always used in comparison with chemical analysis, in which search information about the identity or form of substance present. Qualitative analysis is mostly dependent on checking the quality of the substance. Okay. इन शॉर्ट में हम ये चीज़ इसको बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सैंपल का क्वालिटी चेक करना, उसको कहते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। बढ़ते हैं आगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस: it deals with quality present in the particular chemical sample, means how much amount is present in the sample. क्वांटिटी का मतलब होता है कितना अमाउंट में सैंपल प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में उस सब्सटेंस प्रेजेंट है उस सैंपल के अंदर। तो बेसिकली वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो उसका ओवर इफेक्ट पड़ जाएगा, कम रहेगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी उतना ही मेहनत जितना क्वालिटेटिव होता है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अलग अलग टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हमने अभी ही ऊपर पढ़ा। डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस बाय केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस के जरिए वेरियस डिजीजेस को डायग्नोस करना। वो एक टेक्निक है एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले आता है केमिकल मेथड, फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। ये थोड़ा बायोलॉजी के इधर हो गया, बट ये भी मेथड अच्छा होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड, जिसके अंदर आता है टाइट्रीमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, गैसोमेट्रिक। सबसे पहले तो भाई आप लोग जब प्रैक्टिकल करने के लिए जाओगे
तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स में आप करोगे टाइट्रेशन, जो आपने मोस्टली 12th के फाइनल एग्जाम में शायद किया होगा। KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करते हैं, पिंक कलर आना चाहिए, पिंक कलर दिखाते हैं। स्टार्टिंग में पिंक कलर आता रहता है लेकिन डिसअपियर हो जाता है, फिर एक पॉइंट के बाद पिंक कलर मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली आ जाता है, तो उसे हम टाइट्रेशन पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा है टाइट्रेशन से एंड पॉइंट ए कलर चेंजेस। सो एक शॉर्ट में लिखा है कि टाइट्रेशन के अंदर जो एंड पॉइंट है उसमें कलर चेंज होता है। ग्रेविमेट्रिक के अंदर जो होता है एंड पॉइंट प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है। गैसोमेट्रिक के अंदर एंड पॉइंट में गैस फॉर्म होती है। समझे? टाइट्रेशन में कलर चेंज होता है, ग्रेविमेट्रिक में प्रेसिपिटेशन होता है और गैसोमेट्रिक में गैस फॉर्म होती है। ओके, आई होप आप समझ ही गए होगे। तो उसके बाद आते हैं टाइटोमेट्रिक के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये भी अलग अलग टाइप आता है टाइट्रेशन के अंदर। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी पता ही होगा। ओके, सो ये तो हो गया हमारे केमिकल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इसके अंदर आप क्रोमेटोग्राफी का, आपको शायद पता होगा, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल मेथड, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये सब आपको पता होगा, हमने 12th में पढ़ा है। पोटेंशियोमेट्री पढ़ा है, पोलैरोग्राफी भी मेरे ख्याल से हमने नीट में पढ़ा है, कंडक्टोमेट्री भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हमारा पिछले हो चुका 12th में। सो इसको भी हम आगे अभी पढ़ेंगे अच्छे से। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड तो आप सभी को पता होगी, हो अब बायो वाले एक्सपर्ट है तो उनको पता ही रहेगा। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला मेथड। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड आर यूज्ड टू चेक द एक्टिविटी ऑफ ड्रग, हाउ मच रिएक्टिंग द एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब जो भी ड्रग है उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका क्या एक्शन हो रहा है बायोलॉजिकली हमारे बॉडी पे, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। ऑन दी अदर हैंड केमिकल मेथड, जो कि बहुत पुरानी मेथड है, इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल मेथड है, जो कि अभी मॉडर्न टाइप में मेथड है, क्योंकि पहले इंस्ट्रूमेंट रहता नहीं था, इलेक्ट्रिकल का तो कोई वास्ता ही नहीं आता है। आर यूज टू आइडेंटिफाई द ड्रग इम्प्योरिटीज, जो भी ड्रग के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब मेथड्स का यूज होता है। ये तीन है, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड, आई थिंक सो यार ये तो पढ़ा ही है 100%। मैं बोलता हूँ ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी सब पढ़ा है। ओके, मोलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक सोल्यूट के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको डिवाइड करेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर्स, उसको हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसका साइन कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं है, कैपिटल एम है, ये ध्यान रखना। नॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, जो ग्राम है इक्विवेलेंट होना चाहिए सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। इसका साइन क्या है, कैपिटल एन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी। यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा था, अब मोलैलिटी में केजी आएगा, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। याद रखना, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम। सो मास ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे केजी आ गया, वहाँ पे हम लीटर्स में बात कर रहे थे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फॉर्मुलर वेट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब यहाँ पे फिर से लीटर्स में आ गया, ये लिक्विड फॉर्म आ गया, इट इज डिनोटेड बाय एफ। सो यहाँ पे क्या है, ग्राम फॉर्मेशन वेट GFW जो होता है उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, जो कि लीटर में होगा लिक्विड में। ये कैपिटल रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। सो नेक्स्ट आता है, ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन
whose strength is known। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी हमको स्ट्रेंथ जो होती है वो पता होती है कि भाई ये सोल्यूशन की इतनी ही स्ट्रेंथ है। ओके, उसके अंदर भी अलग टाइप आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सोल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ मेड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी। जो सब्सटेंस सबसे प्योर होता है, सबसे हाई प्योर होता है, उससे जो सब्सटेंस, जो सैंपल, जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ पता होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब उसको हम ऐसा पढ़ेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड एक सोल्यूशन है एक नॉन स्ट्रेंथ का जो बनता है सबसे हाई प्योरिटी वाले सब्सटेंस से। उसकी प्रॉपर्टीज हाई प्योर, हाईली स्टेबल, हाईली सोल्यूबल, नॉन टॉक्सिक एंड इजीली अवेलेबल। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो कि एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड ना। अगला आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ विच इज प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज बाय द प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके अंदर प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज किया हुआ रहता है सोल्यूशन। एग्जाम्पल 0.1 मोर सल्फ्यूरिक एसिड। एरर और इसका प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट में लिख देने का, ठीक है। इसके इसके प्रॉपर्टी इसके अपोजिट में स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट आता है एरर। द टर्म एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द ट्रू वैल्यू इन द रिजल्ट ऑफ एनी एनालिटिकल ऑपरेशन। एरर सबको पता है भाई, जो भी बीच बीच में डिफरेंसेस आते हैं। मेजर्ड वैल्यू जो कि किसी एनालिसिस करके जो वैल्यू मेजर्ड हुई है उसे हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू जो होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। सो इनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर कहते हैं। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो हमें समझ में आ जाता है कि उसका एरर क्या है। टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। एरर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक के अंदर भी अलग अलग टाइप आता है, देखो यहाँ पे दिए। और सिस्टमैटिक को हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं क्योंकि हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि हम वो एरर फाइंड कर सकते हैं। बट रैंडम एरर कोई भी एरर हो सकता है, हमको पता ही नहीं है भाई एरर है इतना पता है बट क्या एरर है हमको पता नहीं है, तो उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। ओके, systematic error. Systematic error are those type of errors that we can change properly and that totally in our hand and in our control। जो सिस्टमिक एरर होता है वो हमारे हाथों में होता है। अगर वो एरर होता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के टाइम पे तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ओके, दे आर क्लासिफाइड इनटू दिस टाइप्स: पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, मेथड एरर, एडिटिव एरर, प्रोपोर्शनल एरर। सबसे पहले आता है एडिटिव एरर। तो हम आपको सबसे पहले पर्सनल एरर बताते हैं इन ओरली। पर्सनल एरर जो है ऐसा एरर होता है जो हम पर्सनली हमसे हो जाता है। मतलब कि यार ऑफ कोर्स ये बात है, हमारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए नए आए हो लैब में, परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें समझती नहीं है, तो हमसे खुद से जो गलतियां ह्यूमन बींग से होती है उसे कहते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब भाई कंपनी भी हर इंस्ट्रूमेंट एकदम सही तो नहीं बनाती है ना, कहीं ना कहीं इतने लार्ज अमाउंट में जब इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो कहीं ना कुछ एक दो इंस्ट्रूमेंट में गलती हो ही जाती है, वो हर जगह होती ही होती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट का अगर हम यूज करते हैं, समझो आपके लैब में वो इंस्ट्रूमेंट जो एरर है वो पहुंच गए, आप उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट गलत है। सो बेसिकली उस वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है। जो भी हम लोग मतलब स्केल से मेजर कर रहे हैं, अगर स्केल में कुछ नंबरिंग आगे पीछे हो गई होगी, आपने देखा नहीं, तो ऐसे में इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है। रिएजेंट एरर, अलग अलग रिएजेंट होते हैं, रिएक्शन के बीच में हम डालते हैं, अलग अलग रिएजेंट का यूज करते हैं। अगर सही रिएजेंट का यूज नहीं किया गया उस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ऐसे कह सकते हैं रिएजेंट एरर। उसके बाद आता है मेथड एरर। भाई ये भी एक अलग चीज़ है। भाई आपको कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन के अंदर परफॉर्म करो बट आपने उसको पाउडर फॉर्म में परफॉर्म कर दिया, उस वजह से थोड़ा मेथड एरर भी होता है। नेक्स्ट आता है एडिटिव एरर। दिस एरर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ये जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है एरर। Proportional error. This error dependent on the amount and nature of the sample. So basically
एडिटिव एरर जो है डिपेंडेंट नहीं होता है कि आप कितना अमाउंट में सैंपल का यूज़ कर रहे हो, बट जो प्रोपोर्शनल एरर होता है वो अमाउंट और नेचर, सैंपल का नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रैंडम एरर आर दोज टाइप ऑफ एरर दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड वी कैनॉट चेंज इट, और हम उसे मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हैं। रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैंडम एरर आपको समझेगा ही नहीं जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो बेसिकली रैंडम एरर हमारे समझ में नहीं आता है और उसको हम मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज ऑफ एरर। ग्लासवेयर इशू, ग्लासवेयर इशू, केमिकल इशू, वेइंग इशू, ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क नॉट कैलिब्रेटेड, विजन प्रॉब्लम फॉर ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग में जो रीडिंग्स दिए रहते हैं वो कभी कभी मिट जाते हैं, कभी कभी दिखते नहीं है, इस वजह से ब्यूरेट की रीडिंग बराबर नहीं आती है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स जो होती है वो पर्सनली होती है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका अगर स्टार्टिंग की वैल्यू गलत आई रहेगी तो कैलकुलेशन गलत आएगा, कैलकुलेशन गलत आएगा तो रिजल्ट गलत आएगा। रीडिंग दी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अगर आपने उसको सही से नहीं पढ़ा तो भी तो गलती होगी ना। कैलिब्रेशन, सिस्टम सूटेबिलिटी, सिस्टम का जो सूटेबिलिटी होना चाहिए, जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। पता चला हम टाइट्रेशन के लिए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉनिकल फ्लास्क अपना ब्यूरेट स्टैंड और ब्यूरेट यूज़ करना चाहिए। आप बिना ब्यूरेट स्टैंड के हाथ में पकड़ के आप परफॉर्म कर रहे हो फिर तो गलत है ना। हाँ, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द एरर। अब देख लिए सोर्सेस, अब देखते हैं उसके मेथड। चेक द ग्लासवेयर दैट यू यूज इन द टाइट्रेशन, जो भी हम ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक करो। अगर उसके अंदर पहले दूसरा केमिकल यूज किया गया हो तो उसे वॉश करो, उसके बाद टाइट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करो। चेक द मेथड एंड यूज प्रॉपर मेथड, पहले मेथड चेक करो कि कौन सी यूज करनी है, कौन सा टाइप ऑफ टाइट्रेशन यूज करना है, उसके बाद उसका प्रॉपर मेथड को, जो भी स्टेप्स होते हैं प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके वो मेथड करो। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, एकदम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रीट योर आई इफ फेसिंग विजन प्रॉब्लम, हाँ भाई विजन प्रॉब्लम आता है, किसी को चश्मा होता है लेकिन लगाते नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा विजन प्रॉब्लम आता है। इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्किल्स, रीड द फुल इंस्ट्रक्शन एंड देन स्टार्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो भी स्टेप्स दिए हैं, जो भी प्रिकॉशन दिए हैं वो सब पढ़ने के बाद ही एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करो। नाउ आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन कभी सेम नहीं होता, दोनों का डिफिनेशन अलग होता है। इट इज डिफाइंड एज नियरेस्ट टू द वैल्यू और क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी ऐसी चीज होती है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज में जो होती है उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। मतलब कि मेजर्ड वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज है उसे एक्यूरेसी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रिसीजन। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ क्वांटिटी। सो बेसिकली ये रेफर बहुत सारे वैल्यूज है जो क्लोज है, मतलब एक सेट होता है। एक्यूरेसी यानी एक ही होता है जो क्लोज होता है ट्रू वैल्यू के। प्रिसीजन यानी कि वो सेट होता है वैल्यूज का जो हम आइडेंटिकल मेजरमेंट के साथ जो हमें मिलता है। आई थिंक सो एग्जाम्पल ये देख लीजिए, गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम एक्यूरेसी और प्रिसीजन सही है, तीनों भी आइडेंटिकली किया और तीनों का तीनों एकदम ट्रू वैल्यू के पास है, ये ट्रू वैल्यू है। पुअर एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्लोजेस्ट होना चाहिए बट यहाँ पे क्लोजेस्ट कोई भी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी है प्रिसीजन अच्छा है, यानी कि भाई उन्होंने तीनों किए और तीनों परफॉर्मेंस इसके करीब में है। ओके, नेक्स्ट आता है पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन। यहाँ पे सब दूर ही है भाई, कोई भी पहुंच नहीं पाया, कोई भी तीनों अलग अलग है, यहाँ पे तीनों साथ में है, यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर है। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया। नंबरिंग से ले लेते हैं। अगर आपको चाहिए नंबर 10 एंड आपके आता है 9, एक में 9 आता है तो वो एक्यूरेसी हो गई। बट आपके पास 3 बार 8 आ रहा है, एक बार 8.5 आ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं प्रिसीजन। 3-4 बार करने के बाद जो आता है वो प्रिसीजन। ओके, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट इन द गिवन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर।
जो भी डिजिट नॉन जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी जीरो होते हैं दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, यानी कि 2002, तो ये दोनों जीरो भी गिने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है ऑल जीरो ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड राइट ऑफ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट व्हेन द नंबर इज लेस देन 1। अगर नंबर 1 से कम है तो वो जो भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो 0.00212, ये डेसिमल के लेफ्ट में हो या राइट में, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3। सो यहाँ पे हमने लिखा 3। व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1 विथ डेसिमल then all the zeros on right side of the decimal and left side of the decimal will be significant। जब नंबर जीरो से ज्यादा हो तो फिर वो सिग्निफिकेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ही देख लो 1 2 3 4 5 6, और ये डेसिमल के बाद भी है तो इसे भी हम लेंगे 7। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 नंबर। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे लेस देन 1 नहीं है, सो बेसिकली इसे भी हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। A number without decimal, all zero on right side will not be significant figure. But when it comes from measurement, then such zeros are significant। जो भी नंबर विदाउट डेसिमल होता है तो उसके जो भी जीरोस राइट में होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, लेकिन अगर वो मेजरमेंट के साथ है तो हम उसे सिग्निफिकेंट कहेंगे। अब ये 1000 है, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है, सो बेसिकली इसे हम लिखेंगे यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या है, 1000 kg, यहाँ पे हमने यूनिट प्रेजेंट है। सो बेसिकली इसको हम कहेंगे कि ये हो गया 4, 1 2 3 4। यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल दिए देख लो, यहाँ पे लेस देन 1 नहीं है, 2.000, 1 2 3 4, कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 4। यहाँ पे 3 कैसे भाई, यहाँ पे लेस देन 1 नंबर है, सो ये तीनों को हम नहीं गिनेंगे, हम डायरेक्ट काउंट करेंगे 2 1 4, कितने हो गए 3। उसके बाद आता है 3.12 इंटू 10⁻12, यहाँ पे भी हम कितने गिनेंगे, 3 1 2 3। ओके, नेक्स्ट आता है 2000। अब यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है, ये चीज नोटिस करो, कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो जीरो को नहीं गिनने वाले। तो यहाँ पे एक ही नंबर है 2, सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1। नेक्स्ट आता है 2000 kg। अब यहाँ पे यूनिट दिया है कि भाई ये 2000 किलो है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ओके, नेक्स्ट है 1.0200। अब यहाँ पे लेस देन 1 नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 5। नेक्स्ट आता है 2.0120 इंटू 10⁻6, कितना है, मोर देन 1, 1 2 3 4 5, हो गया 5। यहाँ पे लेस देन 0, सो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट रहेगा बिना डरे बिना कुछ सोचे बिंदास पूछे कमेंट में, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आज का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का आपको अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंड इसको एक बार रिवाइज कर लेना।